याद किया दिल ने के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 1957 यानी कि 1957 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नया दौर के बारे में। ये वो पीरियड है जहाँ पे मशीन्स बहुत तरक्की कर रही थी। हिंदुस्तान में भी सब जगह मशीन का आना शुरू हो गया था और एक डर सा पैदा हो गया था कि अगर मशीन काम करने लगेगी तो इंसान क्या करेगा। इंसान की जगह अगर मशीन ने ले ली तो इंसान तो बेरोजगार हो जाएगा। इसी बात को लेकर अख्तर मिर्जा ने एक स्क्रिप्ट लिखी। अख्तर मिर्जा का यह मानना था कि यह बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस स्क्रिप्ट को लेके वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास चले गए, लेकिन किसी को ऐसा लगा नहीं कि इसमें कोई बात है। सबने उनसे कहा कि अरे यार, ये तो डॉक्यूमेंट्री की बात है, ये कोई फिल्म का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही में एक दिन अख्तर मिर्जा पहुंचे बी आर चोपड़ा के ऑफिस में। 1955 में बी आर चोपड़ा साहब ने बी आर फिल्म्स की स्थापना की थी और उनका 1955 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका नाम था अफसाना। वो चली भी थी, लेकिन चोपड़ा का ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था उस वक्त। लेकिन बी आर चोपड़ा ने इस कहानी को समझा और इसको विजुअलाइज किया। अब देखिए, वैसे तो एकदम ड्राई सब्जेक्ट है मशीन, आदमी, मशीन का इन्फ्लुएंस, आदमी का बेरोजगार होना, लेकिन कोई भी कल्पक दिग्दर्शक जब ऐसी कहानी सुनता है तो ऐसे ऐसे सिचुएशन उसमें पिरोता है जिसमें वो फिल्म रंजक बन जाती है। नया दौर के बारे में ऐसा ही कुछ हुआ। कई बार ऐसा होता है कि पिक्चर की कहानी बहुत अच्छी होती है, म्यूजिक इतना अच्छा नहीं होता है, अभिनय इतना अच्छा नहीं होता है। नया दौर मेरे ख्याल में एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग परफेक्ट अबाउट इट। दिलीप कुमार, वैजयंती माला की बेमिसाल अदाकारी, अजीत का सपोर्टिंग रोल, जीवन का रोल, जॉनी वॉकर का रोल, सबने अपने अपना रोल इतना बढ़िया निभाया है। और उसमें साहिर साहब के गाने और ओपी नैयर का संगीत, ये सब इकट्ठा हो गए और एक जो बहुत ड्राई सब्जेक्ट था उसको एक बेहतरीन फिल्म बी आर चोपड़ा ने उसको अंजाम दिया, एक बहुत बड़े बेहतरीन फिल्म का। ये ऐसी फिल्म है जो जिसमें सिचुएशन देखिए तैयार करनी पड़ती हैं। तो जो नायक है वो शंकर है, वो टांगे वाला है। उसका जो दोस्त है वो लकड़ी काटने वाला है, हाथ से लकड़ी काटने वाला है। अभी गांव में एक मशीन आई है जो मशीन लकड़ी काटेगी। अगर मशीन लकड़ी काटेगी तो ये इंसान क्या काटेगा, और मशीन का स्पीड तो बहुत ज्यादा होगा इंसान से। तो इसमें देखिए चोपड़ा साहब ने कैसे सिचुएशन तैयार की है। इसमें एक गाना है, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का। अभी एक फोक, जिसको हम मराठी में लावणी बोलते हैं, इस तरीके का कोई एक शो गांव में चलता है। जो जो विलन है जीवन, वो देहातियों को अपने पास, अपने पक्ष में लाने के लिए ये करता है। ये सिचुएशन चोपड़ा साहब ने तैयार की। शायर साहब के तो क्या कहने। देखिए, बाकी सब शायरों ने
बाकी सब शायरों ने औरत के जुल्फों के बारे में, गेसों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। साहिर मेरे ख्याल से इकलौता शायर है जिसने एक लड़की को ये कहने पे मजबूर किया है कि वो उसके नायक को कहती है, एक मर्द को कहती है कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। आप पूरा फिल्म का इतिहास देख लीजिए, शायद ये एक ही गाना है जो मर्द के बालों पे रचा गया है और इतना खूबसूरत गाना है। सुनिए। बहुत ही शानदार बने हैं। रफ़ी साहब, आशा, शमशाद सबने बहुत खूबी से निभाया है। उस वक्त थोड़ा सा सोशलिज्म, कम्युनिज्म का इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे बहुत ज़्यादा था। नेहरू जी की सरकार थी, वो सोशलिज्म में बहुत विश्वास करते थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए इसमें एक गाना चलता है, साथ ही हाथ बढ़ाना। इसमें एक देश प्रेम का भी गाना है, ये देश है वीर जवानों का, वो भी साहिर साहब ने बहुत खूब लिखा है। ये पिक्चर में एक गाना तो कोई भूल ही नहीं सकता है, वो है मांग के साथ तुम्हारा मैंने मान लिया संसार। सुनिए। तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। और जैसे मैंने ये 1957 का एपिसोड पहले शुरू किया, उसी वक्त कहा था कि ये एक साल बेमिसाल है, क्योंकि इस साल में जितनी क्लासिक मूवी तैयार की गई वो कमर्शियली भी बहुत हिट रही। नया दौर 1957 की दूसरे नंबर की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। यहाँ
ये पिक्चर पहले तो अख्तर मिर्जा साहब की स्क्रिप्ट किसी ने ली नहीं। जब ली, नया दौर की तैयारी शुरू की गई तो इसमें लीड रोल कर रही थी मधुबाला। उस वक्त दिलीप कुमार मधुबाला का कुछ आपस में ज्यादा इंटीमेट रिलेशन था, जो मधुबाला के पिता को पसंद नहीं था। आउटडोर लोकेशन के लिए कहाँ जाना था तो मधुबाला के पिता उन्हें वहां भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन चोपड़ा साहब को तो उसी लोकेशन पे शूट करनी थी। साइनिंग अमाउंट मधुबाला को दी गई थी, लेकिन बनी नहीं। कोर्ट में मुकदमा हुआ। और गम्मत और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अदालत में दिलीप कुमार साहब ने बी.आर. चोपड़ा के हक में जबानी दी थी मधुबाला के खिलाफ। अलबत्ता मधुबाला केस हार गई और पिक्चर में एंट्री हो गई वैजयंतीमाला की। ऐसा कभी लगता नहीं है कि वह वैजयंतीमाला कुछ मधुबाला से कम रही है। उनका भी अभिनय बहुत ही उम्दा है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि अगर मधुबाला होती तो थोड़ा सा शायद और अलग कुछ देखने को मिलता, क्योंकि मधुबाला तो मधुबाला अपने आप में ही मधुबाला थी। इस मूवी ने एक नया दौर फिल्म इंडस्ट्री में मुकर्रर किया। ये भी बताया कि बाबा ऐसा सोशल सब्जेक्ट अगर पूरी तरह से एंटरटेनिंग बनाया जाए तो कितनी कामयाब कमर्शियल हिट बन सकती है। दुख की बात एक ही है कि ये साहिर और ओपी नैयर की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद इन दोनों ने इकट्ठा काम कभी नहीं किया। देखिए, इसमें ना नैयर साहब का कुछ बिगड़ा, ना साहिर साहब का कुछ बिगड़ा तो हम जैसे जो चित्रपट के आस्वादक है उनका बिगड़ा, क्योंकि ऐसे शब्द, ऐसा म्यूजिक फिर बहुत कम बार देखने को और सुनने को मिला। आज का एपिसोड यही खत्म करता हूं। अगले एपिसोड में प्यासा और तुम सा नहीं देखा की बात करेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।